हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के टॉपिक आपको कराता हूँ और इस कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की बंदरगाह। क्या है आज का टॉपिक हमारा? भारत की बंदरगाह। ठीक है, और आज मैं ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि आजकल जो है ना भारत की बंदरगाह, एयरपोर्ट वगैरह से इन सबसे क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, कि कौन से राज्य में कैसा मतलब कौन सा पोर्ट है ये आता है। ठीक है, दूसरा आता है कि कौन सा प्राकृतिक पोर्ट है, कौन से करते हैं। अभी मैं सब बताऊंगा क्या कहाँ से इसमें पूछा जाता है हमारा, क्यों ये टॉपिक हमको पढ़ना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। यदि आपको इन वीडियो को भी देखना है तो आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, वन अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, वन अभ्यारण्य, रामसर साइट भी मैं करवा चुका हूँ। भारतीय अनुसंधान संगठन भी हो चुके हैं, यूनेस्को वर्ल्ड साइट भी हो गए हैं। भारत की झीलें, भारत के जल प्रपात, ये सब हमारे हो चुके हैं। भारत के राज्य पशु भी हमारे हो चुके हैं और महापुरुषों की समाधि स्थल के नाम भी हमारे कवर हो चुके हैं। और अगला टॉपिक मैंने अगले पेज से उठाया है, यहाँ से भारत के बंदरगाह। तो ये मैं टॉप 50 टॉपिक तो कराने ही वाला हूँ। साथ में मैं अब करंट अफेयर भी आपको कराऊंगा 1-2 दिन के बाद। करंट अफेयर भी सीरीज चालू कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी चालू कर दूंगा। और आपको ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के जो मैं टॉपिक करूँगा उन सब की एक जगह पीडीएफ, एक ही जगह वीडियो चाहिए है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको सभी कुछ यहाँ भी मिल जाएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल दी है। फ्री एजुकेशन अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लें और आप इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आज का हम टॉपिक चालू करते हैं, कौन सा? भारत के बंदरगाह का कोई भी टॉपिक हम चालू करते हैं तो पहले तो उसमें इंटरेस्ट जगाना चाहिए हमें कि हाँ, मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा मेरा। तो पहले तो आप ये देखिए, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें राज्य व वहाँ पर स्थित पोर्ट पढ़ना है हमको, कि वहाँ पर स्थित कौन कौन से पोर्ट है। सीधा आएगा ये पोर्ट कौन से राज्य में, ये पोर्ट कौन से। और दूसरी बात, हम यहाँ पर सबसे पहले बड़े राज्य निपटाएंगे, वो बड़े पोर्ट निपटाएंगे, जो राज्यों में स्थित बड़े पोर्ट है वो। उसके बाद जो छोटे छोटे पोर्ट है जो कई बार एग्जाम में कुछ एग्जामों में आ जाते हैं वो भी निपटाएंगे। ठीक है, मतलब आपने यहाँ से ये वीडियो कर ली तो आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे और मेरे नोट्स देख लेंगे फिर आप बोलना। आपको कहीं भी आपने ये बंदरगाह की वीडियो देखी भी होगी ना, तो आपको यहाँ से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, आपको ज़्यादा ही मिलेगा। और आपको यदि आपने नहीं की तो आपको कहीं से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं ये चीज़ आपको मैप से भी मैंने इसमें एक मैप भी डाला, उसमें से भी आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। इसमें राज्य व वहाँ पर स्थित पोर्ट, हर पोर्ट के बारे में डिटेल जानकारी भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ये राज्य में ये वाला पोर्ट है बस खत्म, नहीं, उसके बारे में डिटेल जानकारी बताऊंगा कि कौन सा गहरा है, कौन सा बड़ा है, सब बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा कि बड़ा, छोटा, पुराना, कृत्रिम, प्राकृतिक, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको कुछ छोटे बंदरगाह में उनके राज्य बताऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एग्जाम कठिन बनता है तो छोटे बंदरगाह भी पूछ लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा। अब ये तो हो गया अपन को क्या क्या पढ़ना ही है। अब पहली बात ये है कि अब ऐसा होता है ना कि बंदरगाह की स्पेशल जगह होती हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं हर जगह वो बन जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, बंदरगाह होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। उस जगह की सीमा सीधा समुद्र से या नदी के द्वारा सीधा समुद्र से जुड़ी हुई हो। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश में कहीं भोपाल में हम बना दें समुद्र, वो अपना बंदरगाह, नहीं। उसके लिए बंदरगाह बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो समुद्र होना चाहिए, समुद्र से वो बाउंड्री जुड़ा होना चाहिए। और या फिर समुद्र से डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो नदी के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए। तो वहां तक हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर बंदरगाह बन सकता है। दूसरा, उस जगह पर पानी की गहराई बहुत कम ना हो। अब ऐसा ना हो कि कहीं पर बंदरगाह है तो मतलब उसकी समुद्र से सीमा तो लगती हो, पर अब समुद्र की सीमा लगती हो लेकिन वहां पर पानी बहुत छिछला हो। छिछला मतलब कि भाई जमीन पे मतलब बहुत ज्यादा गहरा ना हो। तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होगा तो जैसे यदि मान लो हमारा कोई जहाज आएगा तो वहां पर वो फंस जाएगा। समझ रहे हो, यदि कोई मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, कहीं पर जल सीमा जहाँ पर गहरी नहीं है वहाँ पर आ ही नहीं सकते, वहाँ पर जो है जहाज आ ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो कहीं पर तो नेचुरली गहरा है, नेचुरली गहरा तो वहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे जो जहाज होते हैं वो वहां पर मतलब टिक जाती है, वहां तक आ जाते हैं। तो वो होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। अब कहीं पर क्या है, बाउंड्री तो है, वहां पर समुद्र तो है, पर वहां पर क्या होता है कि अपने गहराई ज्यादा नहीं है। वहां पर क्या है, वहां के बंदरगाहों की जो पास की जो पानी है वहां पर गहराई ज्यादा नहीं, तो वहां पर उसको गहरा किया जाता है, मतलब एक कृत्रिम द्वारा मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कारण होता है कृत्रिम बनाने का कि उस जगह पर पानी की गहराई बहुत कम होती है। और तीसरा क्या होता है, अब मान लो गहराई भी है आपके यहाँ पर, आपके यहाँ
गहराई है, ठीक है, पर उस जगह पर समुद्र की बाउंड्री कटी छटी नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये ऐसा एक नक्शा मान लो भारत का ये है, अभी मैं आगे बताऊंगा मैप भी। अब ये है, अब यहाँ पर चलो मैं आपको मैप में ही ले जाता हूँ, ये मैं आपको मैप में ही ले चलता हूँ, ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। अब जैसे यहाँ पर ये बंदरगाह है, ठीक है, ये मान लो ये बंदरगाह है, तो यहाँ पर देखो कैसे ऐसा ऐसे 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 हुए आई है, ठीक है। जैसे मान लो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो यहाँ पर जो है ना सीधी नहीं है, ये आपको यहाँ पे सीधी दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे काटी छटी। और मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमारा मैप है, मान लो तो कहीं भी बंदरगाह है तो वो ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा। मान लो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, जहाज रख जाएंगे, यहाँ पर हमारे जहाज रख जाएंगे, जिससे कभी भी बाउंड्री हो ना, जैसे मतलब कभी भी मतलब पानी आ रहा हो, जब लहर उठती है ना तो एकदम उस पर नहीं आती है, मतलब एकदम, मतलब यहाँ पे रोकने के लिए कुछ ना कुछ होता है, मतलब वहाँ की बाउंड्री कैसे ऐसे 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 होंगी। तो यहाँ पर अपने मान लो जहाज रख जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे पानी आएगा तो एकदम मतलब फ्लो में नहीं आ पाएगा, मतलब बहुत तेज लहर नहीं उठ पाएगी उसका, तो उससे क्या होगा, हमारे जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो मतलब देखो, मतलब जहाँ पर बंदरगाह होती है वहाँ पे 3 कंडीशन तो होती है। एक तो पहली बात तो समुद्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए या नदी के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या होता है कि जो बाउंड्री होती है ना देश की, मतलब देश की वहाँ की सीमा होती है वो मतलब थोड़ी सी कटी छटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने जो है जहाज रख जाते हैं तो ऐसे ना डायरेक्ट लहर नहीं उठती हैं, तो उससे क्या होता है उनको नुकसान नहीं होता है। तो तीसरी चीज़ ये होती है। तो इन कटी छटियों मतलब जो कटी छाट के ऐसे बनाना है और गहराई में बनाना है, तो इसके लिए कुछ बंदरगाह कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। यदि मतलब वहाँ पर समुद्र तो है पर वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए ना कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। तो आप कृत्रिम का मतलब ये समझ गए ना कि इन चीज़ों को वहाँ पर मतलब बनाने के लिए मनुष्यों की जरूरत पड़ती है, फिर उस तरीके से बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक की हर चीज़ मतलब उसकी बाउंड्री भी ऐसी कटी छटी है, पानी भी गहरा है, तो वो प्राकृतिक बंदरगाह हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। पहले हम देखो, कोई बंदरगाह पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि कहाँ कैसे बंदरगाह है, कितने राज्यों से हमारी समुद्री सीमा लगती है, ठीक है, कितने केंद्रशासित प्रदेशों से लगती है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और फिर हम बंदरगाहों पे आएंगे, मतलब एक एक चीज़ अपन को पढ़नी है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम पहले इसमें पहला पॉइंट किया, भारत की समुद्री तट रेखा सीमा 7,516 किलोमीटर है, जो कि सीमा पर स्थित सभी राज्यों व केंद्र शासित से मिलाकर बनी। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर से मैप में ले चलता हूँ। अब आप देखो समुद्री सीमा का कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से भारत की सीमा लगती है, यहाँ से समुद्र स्टार, तो ये वाला जो है ना ये यहाँ था, ये पूरा है 6100 किलोमीटर, और ये 1400-1500 किलोमीटर ये वाला है सॉरी केंद्र शासित प्रदेश वाला, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वाला। तो टोटल जो सीमा लगती है समुद्र से ये कितनी लगती है, 7,516 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 7,516 किलोमीटर। इसमें जो पूरी बाउंड्री लगती है जो हमारी समुद्र से लगती है वो इतनी लगती है, कितनी, 7,516 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारी लग गई, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कितने राज्य मिलते हैं, ठीक है, कितने राज्य। देखो अब आपको मैं यही मैप से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैप में आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे, कि देखो ये कौन सा है, गुजरात, ये गुजरात लगा, ये हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये गोवा है, फिर ये लगा कर्नाटक, फिर लगा ये कौन सा, केरल, फिर यहाँ तक लगा तमिलनाडु से ये लगा हमारा आंध्र प्रदेश के बाद ये लगा हमारा उड़ीसा, ठीक है। ये कौन सा लगा, उड़ीसा के बाद कौन सा लगा हमारा, ये कौन सा लगता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये कौन सा लगा हमारा यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। तो आप ये समझ, मतलब ये उड़ीसा लगा और यहाँ पे ये लगा कौन सा, ये उड़ीसा, और यहीं पर ये वाला कौन सा एरिया है, ये वाला यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि आपको कितने राज्य यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हमारे 9 राज्य यहाँ पे गुजरात, ये पूरा आप जब जोड़ोगे तो कितने, 9 राज्य हो गए। तो 9 राज्यों की सीमा हमारी कहाँ से लगती है, समुद्र से लगती है। अब मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश भी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर कौन सा है, हमारा कौन सा है, यहाँ पर है दमन द्वीप व दादर एवं नागर हवेली, एक ही बन गया, ये हो गया, ठीक है। टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। यहाँ पर हमारा कौन सा, यहाँ पर ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हो गया, ठीक है। पांडिचेरी आपको पता है मतलब कितने, अपना 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक आंध्र प्रदेश में और एक अपना ये सॉरी ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये एक फैला हुआ है कहाँ पर, अपना आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तमिलनाडु में भी फैला हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु फैला हुआ है, और ये अपना कौन सा है यहाँ पर, हाँ तमिलनाडु, तो यहाँ पर अपना पांडिचेरी है। तो तमिलनाडु
और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है कौन सा हमारा, ये वाला एरिया, ठीक है। और केरल में भी एक है माहे, ठीक है। तो केरल में यहाँ फैला हुआ, तो 3 राज्यों में एक्चुअली हमारा जो है पांडिचेरी फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पांडिचेरी भी हमारा किससे, समुद्र से लगता हुआ है, समुद्र की सीमा से अपन कह सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए, दादर एवं नागर हवेली अपना हो गया, दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप, और उसके बाद ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, उसके बाद ये हमारा हो गया पांडिचेरी, ये हो गया हमारा जो यहाँ पर ये वाला है अंडमान निकोबार, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इतने 4 हमारे क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा हमारी किससे लगती है, समुद्र से लगती है। और 9 राज्यों की सीमा हमारी किससे लगती है, किससे लगती है, हमारी 9 राज्य की जो सीमा लगती है किससे, समुद्र से लगती है। अब आप खुद ही बताओ, मैं यही मैप में ही बता दे रहा हूँ, ये आगे का टॉपिक है, ये आप खुद ही बताओ सबसे ज्यादा सीमा किससे लगी रही। ये देखो ऐसे मुड़ी हुई है यहाँ से, तो सबसे ज्यादा समुद्र जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, गुजरात राज्य की लगती है, ठीक है। दूसरे पे किसकी लगती है, दूसरे पे लगती है, ये देखो आप लंबा सा, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। दूसरे पे किसकी लगती है, आंध्र प्रदेश की लगती है। और तीसरे नंबर पे किसकी लगती है, तमिलनाडु की लगती है, ये वाली, ठीक है। तीसरे पे किसकी लगती है, तमिलनाडु की लगती है। मैं भी आपको यही बता देना, सही रहेगा मेरे को, ठीक है, मैप ही में। अब हम आगे चलते हैं, जो मैंने ये जो चीज़ मैंने अभी आपको मौखिक बताई, ये चीज़ आपको ये लिखित में है। अब आप इसको पढ़ सकते हो एक बार कि 7,516 किलोमीटर टोटल हमारी समुद्र से सीमा लगती है, ठीक है। ऐसा भारत की समुद्र सीमा से 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा समुद्री सीमा गुजरात राज्य से बनाता है, अभी मैंने बताया, तथा दूसरा बड़ा सीमा आंध्र प्रदेश से बनाता है, जो कि मैंने अभी हाल आपको बताया। तथा पूर्वी तट पर सबसे बड़ी, अब आप बताओ, ये आपके 2 तट हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन आएंगे ना बंदरगाह से, तो ऐसा भी आता है कि पश्चिम, इनमें से बताओ 4 ऑप्शन दे देंगे कि पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है और पूर्वी तट पर कौन सा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिमी तट कौन सा है और पूर्वी तट कौन सा है। तो ये हमारे भारत का कौन सा पश्चिमी तट है, ये कौन सा पश्चिमी तट, और ये कौन सा पूर्वी तट, ये कौन सा हमारा पूर्वी तट, ठीक है। तो इस साइड की जो बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पे आते हैं और इस साइड के जो आते हैं वो पूर्वी तट पर आते हैं, ठीक है। अब आपको यहीं पे एक और चीज बता दूं कि देखो पश्चिमी तट पर सबसे बड़ी, देखो पूरे प्रदेशों में सबसे बड़ी सीमा तो अपना कौन, गुजरात बनाता है। पर यदि कभी पूछा जाए पूर्वी तट पर पूछ लिया जाए कि पूर्वी तट पर सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, देखो पूर्वी तट पर तो आंध्र प्रदेश बनाता है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु बनाता है, पर टोटल पूछ लिया जाए तो गुजरात बनाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, यही मैंने उस लाइन में लिखा हुआ है, मतलब समझ लो हर पॉइंट मैंने इसमें लिखी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये अपना होता है कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है तथा दूसरी बड़ी आंध्र प्रदेश बनाता है, तथा पूर्वी तट पर सबसे बड़ी सीमा आंध्र प्रदेश ही बनाता है तथा तीसरी बड़ी सीमा तमिलनाडु राज्य बनाता है टोटल में, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी गुजरात, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु। और पूर्वी तट से पूछा जाए तो सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश और दूसरा अपना तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने पूरे राज्य जो अभी आपको मैप पे बताए थे वो है भारत की समुद्री सीमा बनाने वाले। अब ये क्रम से पहले गुजरात पड़ता है, फिर महाराष्ट्र पड़ता है, फिर गोवा पड़ता है, फिर कर्नाटक पड़ता है फिर केरल पड़ता है, फिर तमिलनाडु पड़ता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मैंने आपको बताया कौन कौन से पड़ते हैं, दमन द्वीप व दादर नागर हवेली एक ही हो गए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 13 चीजें पड़ती हैं, ठीक है। 9 उसमें राज्य है और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, आगे चलता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। आगे कैसे चलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चलते हैं। मैंने पता सबसे पहले अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कहां पर समुद्र, कैसा समुद्र कहां पर होने चाहिए, ठीक है। समुद्र की बंदरगाह जो है वो मतलब कितनी सीमाओं पर लगते हैं, ठीक है, कितने राज्य लगते हैं। पहले मैंने अपन ने पूरा इसका बेसिक पढ़ लिया, अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कूदेंगे किस पर, कि किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है, ठीक है। तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में तो सबसे पहले जो कि हर एग्जाम में पूछा जाएगा, आज से मतलब ये समझ लो आप 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है कि वर्तमान में भारत में कितने 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे। ये कभी नहीं पूछेगा छोटे कितने, क्योंकि ये बड़े बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, इनका ये होता है। पर बड़े हमेशा मतलब ना बहुत टाइम इंटरवल की बात बढ़ती है। तो ये अभी कितने वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कौन कितने बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बड़े बंदरगाह जितने भी बड़े बंदरगाह वो सर्वाधिक किस राज्य में मिलती है। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह किस राज्य में मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसमें मिलते हैं, तमिलनाडु मिलते हैं। कितने, 3 है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह बड़े, इसके बाद महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में 3 है, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ चेन्नई है, इन्नौर है और तूतीकोरिन है, ठीक है, जिनके नाम भी कुछ चेंज हो गए हैं। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, बड़े बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में 3 है। छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहां पर है, महाराष्ट्र में। छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है।
हमको यहाँ पर मेनली बड़े बंदरगाह पढ़ने हैं, ठीक है। छोटे बंदरगाह भी कुछ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपरों में आए हैं जिनसे, ठीक है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे पुराना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। और ये भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, ये भी आप नोट कर लो। ये भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, देखो सबसे बड़ा होगा तो सबसे ज्यादा व्यस्ततम भी यही होगा, तो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी यही है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नदी के तट पर स्थित एकमात्र बंदरगाह कौन सा? कोलकाता बंदरगाह, और हुगली नदी पर ये है, और इसको हल्दिया बंदरगाह बोलते। एक्चुअली क्या है, कोलकाता और हल्दिया बिल्कुल पास पास में 20 किलोमीटर, तो इसको हम एक ही मान के चलते हैं। हल्दिया एक छोटा सा बंदरगाह है, तो अपन एक ही मान के चलते हैं, कोलकाता व हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता जो बंदरगाह है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है, और ये एकमात्र बंदरगाह है जो नदी के मतलब ये समुद्र से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। मैंने बताया था ना, या तो बंदरगाह बनाने के लिए समुद्र पे होना चाहिए, या समुद्र के बाद या फिर वो कोई नदी निकली हो उससे जुड़ा होना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या है, जो हुगली नदी समुद्र में गिरती है ना, वहां से ये हुगली नदी के होते हुए यहाँ पर ये कौन सा बना हुआ है? हमारा कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट कह रहा हूँ, कोलकाता जो हमारा पोर्ट बना हुआ है, कोलकाता बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये नदी पर स्थित है, ना कि ये समुद्र पे, ये नदी पर स्थित हमारा जो है बंदरगाह है, कौन सा? कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद हो गया, ठीक है, बड़ा भी याद हो गया। अब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने याद की थी। अब आप खुद बताओ, यदि आपको कोई विशाल चीज के मतलब बहुत बड़े चीज से पटक दिया जाएगा, तो जैसे आपको कोई छोटी सी हाइट से पटके गए तो वहां पर कम गड्ढा होगा। अब आपको कोई बड़ी सी जगह से पटक दें तो एक बड़ा गड्ढा होगा। जैसे अपन जमीन में पटक देते हैं ना, छत से किसी को पटक दिया तो जहां पर वो गिरेगा वहां बड़ा गड्ढा हो जाएगा। किसी को छोटी सी हाइट से पटकेंगे तो छोटा गड्ढा होगा, है ना। कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मतलब सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा कहाँ होगा? जहां पे विशाखापट्टनम, मतलब विशाल चीज से पटकेंगे, विशाखापट्टनम विशाल चीज से पटकेंगे तो गड्ढा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, विशाल गड्ढा होगा तो सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। ऐसे मैंने ट्रिक बता दी याद करने की, ठीक है। ये सबसे गहरा बंदरगाह हो गया, ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, देखो मैंने बताया ना दो तरीके के बंदरगाह होते, एक प्राकृतिक जो कि नेचुरल बने होते, और कृत्रिम जहां पर जैसे मतलब गहरा नहीं है ज़्यादा और मान लो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे कटी छटी बाउंड्री नहीं थी, तो मानव द्वारा फिर निर्मित किया गया उस तरीके से। तो सबसे पुराना और कृत्रिम, मेरा पॉइंट पकड़ना, ठीक है। ये सबसे पुराना नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? हमारा चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। अब हम किस पे आ जाते हैं? भारत का ज्वारीय एकमात्र, ये आपको समझ में आ गया। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। ये हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम राज्यों पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम किस पर आ जाएंगे? राज्यों पर आ जाएंगे। और अब हमारा कौन सा हो गया? अब भारत का, अब देखो पहले तो सबसे पुराना हो गया, सबसे गहरा हो गया, सबसे पुराना कृत्रिम में, ठीक है। और अभी यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं कि एक मिनट रुको ना, यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि जैसे हाँ कि सबसे पुराना बंदरगाह है कृत्रिम में कौन सा है? चेन्नई है। पर वैसे सबसे पुराना बंदरगाह पूछा जाए तो लोथल गुजरात। अब आप ये लोथल आपने पहली बार सुना होगा, यदि आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा तो आपने ये पहले भी सुना होगा, ठीक है। लोथल आपको पता है, लोथल बंदरगाह मतलब ये बहुत मतलब सिंधु सभ्यता के जमाने से। कौन सा? लोथल बंदरगाह। तो यदि कभी पूछा जाए भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है तो वो कौन सा? लोथल जो गुजरात में है, लोथल बंदरगाह, ठीक है। और यदि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाए तो वो चेन्नई है। वो कौन सा? वो चेन्नई है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब भारत का एकमात्र ज्वारीय, भारत का एकमात्र कौन सा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कांडला बंदरगाह कौन सा? यदि आप थोड़ा भूल गए हो तो ये है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये कांडला बंदरगाह है। और ये अभी चेन्नई की बात हुई थी, ये चेन्नई वाला बंदरगाह है। और ये विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा, ये वाला है, ठीक है। अब कांडला पोर्ट ये वाला है। अब एक्चुअली कांडला पोर्ट में क्या है, यहाँ पर ज्वार आते हैं। आपने ज्वार भाटा यदि भूगोल में पढ़ा होगा, वैसे पढ़ाऊंगा बाद में, तो ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ज्वार भाटा एक समय के लिए ज्वार आएगा तो लहरें ऊपर आ जाएंगी, मतलब ऊपर आएंगी तो यहाँ पर पानी आ जाएगा, और कुछ समय बाद फिर वो पानी वापस लौट जाएगा। जब ज्वार भाटा आते हैं ना तो एक समय के लिए पानी आता है और एक समय के लिए पानी चला जाता है। तो जब पानी चला जाएगा तो वहाँ खाली रहेगा सब कुछ, और जब खाली रहेगा तो वहाँ पानी नहीं रहेगा, तो वहाँ पर पूरा मतलब सुनसान रहेगा। मतलब कहने का मतलब वहाँ पर जो हमारे पोर्ट है वो मतलब सुनसान रहेंगे, मतलब वहां पर जो जहाज वो फंसे रहेंगे रेत में, ठीक है। वो रेत में फंसे रहेंगे। तो कांडला बंदरगाह में एक्चुअली यही होता है। कांडला बंदरगाह में जैसे जब पानी जब बहुत सारा फ्लो में आया तो क्या होते हैं ना, वहां पर जो हमारे
जो हमारे जहाज है वो आ जाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। और जैसा ही हमारे जो है जो मतलब ज्वार भाटा जो चला गया बाद में, ठीक है, तो उसके साथ वो जहाज भी चले जाती है। यदि वो वहाँ फंसे रहेगा तो वो खुद जब तक अगला ज्वार भाटा नहीं आएगा वो वहीं पर रेत में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो ऐसा बंदरगाह कौन सा हमारा ज्वारी एक और एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह, ठीक है। ये हो गया, सबसे पुराना आपको बता ही चुका हूं। अब भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण, जहां पर मतलब पोत प्रांगण क्या होता है कि हमारा जो पोत है, मतलब जो हमारा पोत है वो मतलब जो हमारे खड़े होते हैं जो जले, वो उनका सबसे बड़ा प्रांगण कहां पर है? तो वो कोच्चिन बंदरगाह में। कहां पर? जो केरल में है। कौन सा बंदरगाह है वो हमारा? कोच्चिन। कौन सा बंदरगाह है हमारा सबसे बड़ा पोत प्रांगण? कौन सा? कोच्चिन बंदरगाह। कौन सा? कोच्चिन बंदरगाह। कहां पर? केरल में, ठीक है। तो ये इसी के साथ ये हमारे पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म होते हैं। अब मैं बताता हूं, मैं आगे चलता हूं। अब अपन को भारत के 13 जो बड़े बंदरगाह हैं वो है। अब मैंने जो भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, एसएससी, मैं क्या करता हूं, कभी भी कोई टॉपिक बनाता हूं ना, तो ऐसा नहीं कि अपन ने पेन उठाया और बना दिया, नहीं। मैं सबसे पहले देखता हूं उसके प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर में एक्चुअली क्वेश्चन पूछे कहा जाते हैं, कैसे जाते, कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा है ना 30 से 40% जो भी बंदरगाह से क्वेश्चन आते हैं ना, वो पता कैसे आते हैं कि पश्चिमी तट पर, बताओ, ये 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि चेन्नई बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह, इन 4 ऑप्शन दे देंगे। बताइए इन बंदरगाहों में से कौन सा पश्चिमी तट पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पश्चिमी तट पर। इसलिए मैंने 13 बंदरगाहों के नाम तो मैंने लिख दिए, ये देखो मैंने बड़े बंदरगाहों के नाम लिख दिए, पर मैंने साथ में ये भी लिख दिए कि पश्चिमी तट पर कौन सा है। और ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। पश्चिमी तट अपना ये साइड वाला होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला, और पूर्वी तट अपना ये होता है। तो अपन ने एक बार यदि राज्य याद कर लिए तो अपन को सीधे से याद हो जाएगा कि पश्चिमी तट पर कौन सा है और पूर्वी तट पर कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले ना राज्यों से याद करेंगे। राज्यों से जब हम राज्य पढ़ाएंगे तो उससे याद करेंगे। तो यदि हमें राज्य पता है कि ये पश्चिमी तट पर है पूर्वी, तो हमें डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आपने पश्चिमी तट पढ़ा पूर्वी तट तो आप राज्य देखने मतलब आप डायरेक्ट याद करने लगे कि अच्छा कांडला पश्चिमी, कांडला पश्चिमी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा याद नहीं करना। आपको याद कैसे करना? राज्यों से याद करना कि ये राज्य इस तट पर है तो ये इस तट पर होगा इसका बंदरगाह, ये पूर्वी तट पर है तो ये पूर्वी तट पर होगा इसका बंदरगाह, ठीक है। अभी केवल आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन से बड़े बड़े हमारे 13 बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह है जिसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह हो गया। मुंबई बंदरगाह है। नावा सेवा बंदरगाह हो गया जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मारमा गोवा बंदरगाह है। न्यू मंगलूर बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह, ये सब किस पे? पश्चिमी तट पर है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह, मतलब इंदौर को ही हम कामराजार बोल देते हैं। तूतीकोरन को ही हम चिदम्बरनार बंदरगाह या चिदम्बर बंदरगाह, चिदम्बर बंदरगाह बोल देते हैं। ये हमारे तीनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। पोर्ट ब्लेयर आपको पता ही है कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। पारादीप बंदरगाह हमारा उड़ीसा में है। और कोलकाता व हल्दिया बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? कोलकाता व हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है हमारा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 13 बंदरगाह हो गए, ठीक है। 13 बंदरगाह हमारे ये कवर होते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी तट पर, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये पश्चिमी तट पर, ये पूरी तट। अभी हम जब राज्य करेंगे तो ये और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये वाले राज्य पश्चिमी तट पर तो ये पश्चिमी, और ये पूर्वी तट पर है तो ये पूर्वी तट वाले, ठीक है। जैसे कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। मुंबई हमारा महाराष्ट्र में। न्याऊ सभा भी हमारा महाराष्ट्र में। मारवा गोवा हमारा कहाँ? गोवा में है। न्यू मंगलूर हमारा कहाँ? कर्नाटक में। कोच्चिन कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं एक एक हम बंदरगाह देखेंगे, उसका राज्य देखेंगे, और जो जहां पर लिंक बन रही होगी वहां पर हम लिंक भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पर? कांडला बंदरगाह पे। किस पर चलते हैं? कांडला बंदरगाह। सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए गुजरात राज्य में। कहां पर है ये? गुजरात राज्य में। सर कहां पर है? गुजरात राज्य में। तथा यह एकमात्र मैं अभी आपको बता भी चुका हूं और यहां भी बता दे रहा हूं। तथा यह एकमात्र कैसा? भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? ये हमारा भारत का सबसे, ये कौन सा है? भारत का एकमात्र क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। अब जैसे आपको जैसे मैं बता रहा हूं तो सबसे पहले समय क्या अपन को? गुजरात राज्य में, इसका पहले याद करना कि यह गुजरात राज्य में, ठीक है। अब तथा यह एकमात्र, ये मैंने सब बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख बंदरगाहों में कांडला बंदरगाह से सर्वाधिक आयात निर्यात है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि सर्वाधिक जो आयात निर्यात है, देखो अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाह तो हमारा मुंबई बंदरगाह ही है। पर जैसे आयात निर्यात जो होता है ना, जितने भी अपन को अरब वाले देशों में जो है ना, अरब वाले जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा इसमें इसी से भेजा। तो आयात निर्यात सबसे ज्यादा कहां से होता है? कांडला बंदरगाह से, ठीक है। और वर्तमान में से दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं याद करने की कैसे हो।
देखो जैसे मैंने याद किया था, यदि मैं वैसे बताऊं तो मैंने इसको किया था गोधरा कांड से। आपको पता है गोधरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोधरा कांड जहाँ पर ट्रेन वगैरह जला दी गई थी और वो सब कांड हुआ था, जो भी दंगा हुआ था मतलब हिंदू मुस्लिम भाइयों में, तो कांडला बंदरगाह है। तो कांडला से अपन कैसे याद करते? कांडला, तो मैंने याद किया था गोधरा कांड। तो जैसे ही कांडला में सुनता था ना तो मेरे याद आता था गोधरा कांड। गोधरा कांड कहाँ हुआ था? गुजरात में। तो उससे याद होगा कि गुजरात राज्य में है। और मुझे और दीनदयाल, अब इसका नाम क्या कर दिया? दीनदयाल। देखो दो ही के नाम, मतलब ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि दीनदयाल बंदरगाह। अब दीनदयाल में आपको सब पे दया आएगी, ठीक है? क्या बताओ, हिंदू मुस्लिम भाइयों में मतलब लड़ाई हो गई और एक दो मतलब उनमें मतलब यहाँ पे जला दिया गया, वहाँ पे ट्रेनों में या XYZ कुछ भी हुआ, फिर वहाँ उनके घर जलाए, जो भी हुआ, तो हमारे को दया आती कि यार ये देश में ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। उन लोगों पे दया आती जो लोग मतलब निर्दोष मारे गए उसमें, ठीक है? तो ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं कि कांडला मतलब कांडला बंदरगाह आ गया। तो कांडला से हमें ये याद हो गया कि कांडला जैसे आएगा, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में? तो कांडला, कांड क्या हुआ था? गोधरा कांड। अच्छा, गोधरा कांड का गुजरात में। तो एक तो उससे याद हो गया। दूसरा, अब इसका दूसरा नाम क्या है? तो हमें कांड मतलब जब भी कांड हुआ वहां का तो हमें दया आई थी उन लोगों पे, तो दीनदयाल, दीनदयाल बंदरगाह। देखो तो मैंने ये आपको लिंक से याद करा दिया, दीनदयाल। तो इससे क्या होता है? वर्तमान में से दीनदयाल बंदरगाह बोला जाता है। और दूसरा ये कहाँ पर? गुजरात में, क्योंकि गुजरात में क्या हुआ था? गोधरा कांड, कांड तो कांडला, ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है? तो ये आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला कौन सा है हमारा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह में केवल ये महाराष्ट्र राज्य में, तो आपको ये पता है ये मुंबई राजधानी है वहाँ की, तो ये आपको याद ही होना चाहिए डायरेक्ट, ये महाराष्ट्र राज्य में है तथा ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अपन को मुंबई से अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं इंपोर्टेंट फैक्ट में, कि सबसे बड़ा बंदरगाह भी हमारा मुंबई है। प्राकृतिक, कृत्रिम सब कुछ मिला के एक्चुअली ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तो प्राकृतिक भी मिला लो या फिर आप कृत्रिम सब मिला लो, उन सब में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हमारा मुंबई बंदरगाह है। और ये हमारा भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी, सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा व्यस्ततम भी यही होगा, ठीक है? और ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है? और ये कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। खत्म, बस इससे इतना ही याद हमें करना है। सॉरी, थोड़ी आज खांसी हो रही इसलिए थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, है ना? अब मैं आगे चलता हूं, नावा सेवा। और इसका अगला, और इसका नाम क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, नावा सेवा। अब देखो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना कि ये महाराष्ट्र में है तथा यह मुंबई, अब इसको क्या है ना, इसको बिल्कुल मुंबई बंदरगाह से थोड़ी दूरी पे बनाया गया है। तो यह मुंबई बंदरगाह मैंने बताया ना सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, अब इतना व्यस्त हो गया कि मतलब वहाँ काम करने में दिक्कत हो रही। तो वहाँ क्या हो गया, उसका काम को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह की भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया। मतलब इस बंदरगाह को बनाने का केवल एक ही पर्पस था कि जो हमारा मुंबई बंदरगाह है जो ज्यादा व्यस्ततम हो रहा है उसका जो लोड है वो कम करना, इसलिए इसको बनाया गया। तो नेवा सेवा मतलब नया इसको बनाया गया है। नेवा सेवा, जैसे नवा सेवा आएगा तो नेवा सेवा मतलब नया बनाया गया, किसका भार कम करने के लिए? मुंबई का भार करने के लिए, मुंबई के पोर्ट का भार करने के लिए। ये कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है? और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो जैसे मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, तो जवाहरलाल नेहरू को क्या बच्चे प्यारे थे? किसको? सबसे बच्चे, मतलब जो नए बच्चे होते थे, नए बच्चे जो मतलब दुनिया में नए आए, ठीक है? ऐसा मैंने याद किया। तो बच्चे प्यारे, तो बच्चे तो दुनिया में नए आते हैं ना, ठीक है? अपन जैसे वृद्ध होते जाते हैं तो ओल्ड होते जाते हैं। तो नहवा सेवा, नए, तो जवाहरलाल नेहरू को कैसे नए बच्चे, मतलब नए जो दुनिया में आए, तो नए दुनिया में कौन आते थे? बच्चे आते थे। ऐसी मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी अपने समय में। तो नहवा सेवा, जो नए आए हुए, तो नहवा सेवा का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और सही मानो मैं आज तक ये ट्रिक नहीं भूला हूं। जैसे गोधरा कांड, तो कांडला कहाँ? गुजरात में। आज तक नहीं भूला हूं, मुझे उन पर दया आई। तो दीनदयाल बंदरगाह उसका नाम है। नहवा सेवा मतलब नए बच्चे किनको प्यारे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका नाम क्या? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू, और इससे याद करें नहवा सेवा, नया बंदरगाह किसके लिए बनाया जाएगा? जो जहां पर व्यस्ततम जो होगा, तो व्यस्ततम कौन है? मुंबई। तो ये कहाँ? महाराष्ट्र में होगा। इससे मैंने इसकी ट्रिक बना ली थी, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे हमारा कौन सा है? मरमा गांव बंदरगाह या मरमा गोवा बंदरगाह। इसका 2-3 नाम ऐसे है, मरमा गांव, मरमा गोवा, या गोवा राज्य में स्थित बंदरगाह। बस इसके बारे में एक ही लाइन याद करना है कि यह गोवा राज्य में स्थित है। अब इसकी सबसे अच्छी ट्रिक तो यही बनी, गाँव में गोवा छुपा हुआ है, गाँव, मरमा गोवा, गाँव, तो इसमें गोवा छुपा हुआ है। तो सीधा आपको याद, मरमा गोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सीधा याद आएगा गोवा राज्य में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जैसे आएगा कि मरमा गोवा किस तट पर है, ये आपको, तो आप खुद बताओ गोवा किस तट पर है? जैसे आपको याद मरमा गोवा, ये कहाँ पर है? गोवा राज्य में। अब गोवा आप बताओ, महाराष्ट्र वाली ये लाइन कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा वाली ये कौन सी? पश्चिमी तट है। तो ये किस साइड होगा? ये पश्चिमी तट पर होगा, ठीक है? ये पश्चिमी तट पर होगा। अब हम चलते हैं आगे, न्यू मंगलूर बंदरगाह। अब मंगलूर में बेंगलुरु छुपा हुआ है, और बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। ऐसे इसको बेंगलुरु एक सही है। तो जैसे मंगलूर आएगा तो हमारा क्या आएगा? बेंगलुरु याद आएगा। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी? कर्नाटक की। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है? ये इसकी ट्रिक बन गई।
और बस इसमें से एक मतलब ये याद नहीं करना, बस इंपॉर्टेंट ये इसका मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये बंदरगाह मुख्यतः लो एस के लिए फेमस है। ये जो बंदरगाह है ये किसके लिए मुख्यतः लो एस के लिए फेमस है, बस इतना याद करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम किस पर, कोचीन राज्य पर। कोचीन में क्या क्या है कि यह केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपको पता ही है केरल, कोचीन जो है केरल मतलब ऐसा ही आप याद कर सकते हो, केरल की मतलब हमेशा मतलब आप ऐसे याद कर लो, इसकी डायरेक्ट याद कर लो। वैसे कोचीन केरल आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज वैसे क्या है ना, मैं केरल की बनाता हूँ करेले से हमेशा, तो करेले से इसकी बनेगी नहीं। वैसे आपको यदि बनानी है तो केरल, केरल में क्या आता है, रल आता है, रेल मतलब केरल मतलब रेल आ गया ऐसा, मतलब आप ट्रिक बना दो। और रेल में क्या होता है, होते हैं ना कोच होते हैं, ये वाला स्लीपर कोच, एसी कोच, तो उससे मैं कोचीन ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बना ट्रिक नहीं बदलना चाहता हूँ क्योंकि केरल की मैं हमेशा करेले से बनाता हूँ, ठीक है। पर आपको केरल से आपको रेल याद हो जाए ना, केरल से रेल याद हो तो आप कोचीन, कोच मतलब कोच के डिब्बे से आप इसके बना सकते हो कि कोचीन आपका केरल में होगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ कि यह केरल राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह वेलिंगटन व वल्लभपदम द्वीपों के मध्य वेमनाड झील में स्थित है। देखो मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि मेरी जो भी आप वीडियो हो वो आप सीक्वेंस से देखा करो, मेरी आप उस पर जाओ, आप मेरी प्लेलिस्ट जाओ, मैं सबकी प्लेलिस्ट बना जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, उसमें झीलों वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था ना, वेमनाड मतलब करियर के, जिसको बार बार ना बोल रहा, बार बार ना मैं नहीं पीऊंगा, बार बार ना कर रहा, तो वेमनाड झील मैंने उससे याद कराई थी, करेले के जूस से आपको कराई थी कि नहीं कराई थी, ठीक है। और ये सब आपको मैं कहाँ पे, इसी में सीक्वेंस वाइज देखिए। तो आपको ये वीडियो देखना हो तो आप मेरे पूरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते, अरब हिंद महासागर के मार्ग में स्थित इस बंदरगाह का मुख्यतः जो यूज होता है मसालों के निर्यात के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा मसाले कहाँ होते हैं, साउथ में होते हैं, साउथ में भी सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, केरल में होते हैं, क्योंकि कारण उसमें लेटेराइट मिट्टी होती है वहाँ पर, ठीक है। इन सब में पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में। तो केरल वगैरह जितना भाग है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मसाले पैदा होते हैं। और मसाले जब पैदा होंगे, आपको पता है अंग्रेज सबसे पहले इसी साइड आए, मतलब अंग्रेज और जो पुर्तगाली है वो सब पहले इसी साइड आए थे। पुर्तगाली एक्चुअली सबसे पहले यहीं आए थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ आए थे, उन्होंने मसालों का निर्यात किया था, वास्को डी गामा वगैरह ने। तो जब क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ मसालों का निर्यात, आज भी यहाँ से सबसे ज़्यादा किसका निर्यात होता है, कोचीन बंदरगाह से मसालों का ही निर्यात होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाए ना मसालों के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह फेमस है, तो कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह फेमस है, ठीक है। वो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, केरल पर है। कौन से तट पर है, पश्चिमी तट पर है, ये आपको याद हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ये क्या है, अब है अभी चेन्नई बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु में, आपको पता है तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, चेन्नई, तो यह तो डायरेक्ट याद हो जाएगा कि चेन्नई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी में, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में वैसे आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट फैक्टों में कि ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, आपको भारत का ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और कृत्रिम भी बता चुका हूँ कैसे, कृत्रिम कैसे बनता है। मान लो उसकी बाउंड्री कटी छटी नहीं तो कटी छटी बनाएंगे, गहरा नहीं तो उसको गहरा करेंगे, तो उसको गहरा कर मतलब इस प्रकार से कृत्रिम बंदरगाह वो बनता है, ठीक है। और इस बंदरगाह से उर्वरक पेट्रोलियम का आयात निर्यात, ये आपको ऐसे डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको याद करना है कि ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदर, एक तो पहले यह कि ये कृत्रिम है और कृत्रिम में भी ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, दूसरा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बस इतना ही याद आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इन्नौर बंदरगाह पे। ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह क्यों है, ये इसके फैक्ट में बताता हूँ। पहले तो इन्नौर कैसे, यह तमिलनाडु राज्य में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है। अब इन्नौर और तूतीकोरन की मैं एक साथ, इन्नौर और तूतीकोरन जो दोनों है ये तमिलनाडु राज्य में, मैं इनकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। तमिलनाडु की राज्य की मैं हमेशा ट्रिक किससे बनाता हूँ, मिलने से। अब यदि आप किसी से मिलोगे और वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप किसी से मिलो और वो आपको इग्नोर करे, ठीक है, तो आप उससे तू मैं करोगे कि नहीं करोगे, कि तू मैं, यार तू कैसे मिल रहा है मेरे से, मैं तेरे से इतने अच्छे से मिल रहा हूँ, मैं तेरे से इतने अच्छे से मिलने आया, तू मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आपकी तू मैं हो जाएगी, उससे हो जाएगी कि नहीं। अब आप देखिए, तमिलनाडु से मिलना, आप मिलने गए तो उसने आपको इग्नोर किया, उसने आपको क्या किया, इग्नोर से इन्नौर बंदरगाह। जैसे आपको आएगा इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनके नाम अलग अलग है। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है, जैसे पूछा जाएगा इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में, इग्नोर किया कब, जब मैं मिला था, अच्छा मिलना तमिलनाडु, ऐसा याद आएगा। तूतीकोरन, तू मैं मेरी क्यों थी, क्योंकि जब मैं मिल रहा था तो उसने मुझे इग्नोर किया था, मिल रहा था, अच्छा तो तमिलनाडु। ऐसे आपको मेरी ये पूरी स्टोरी याद आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे मैंने खुद याद करी थी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कैसे, तूतीकोरन तमिलनाडु राज्य से, ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब इसके फैक्ट याद कर लेते, पहले चलते इन्नौर में। इस बंदरगाह का दूसरा नाम कामराजर बंदरगाह है। मतलब इग्नोर किया उसने बंदरगाह ने, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था,
उसने देखो इग्नोर बंदरगाह को हमने किससे याद किया, इग्नोर से याद किया कि उसने इग्नोर किया। और वो इसने इग्नोर क्यों किया, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। कामराजार, देखो एक तीर दो निशान होगा कि नहीं होगा, कामराजार बंदरगाह इसका नाम अब पड़ गया है, ठीक है। तो आप इससे कह सकते हो कि इग्नोर बंदरगाह, कैसे कोई पूछे कि कामराजार बंदरगाह का पुराना नाम क्या था, कामराजार का, ठीक है। तो कामराजार काम कर रहा था इसलिए उसने इग्नोर किया था, तो इग्नोर बंदरगाह है, ठीक है। और इग्नोर किया था कब, जब मैं मिलने गया था तो तमिलनाडु। एक ही चीज से आपको पूरा याद हो गया। और मैं ये ट्रिक आज से 2-3 साल पहले याद करी थी, मैंने आज तक नहीं भूला हूं मैं ये ट्रिक। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, आप भी नहीं भूलोगे। एक दो बार जैसी वीडियो देख लोगे, पीडीएफ देख लोगे, तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये इसका बता दे रहा हूँ। ये भारत का प्रथम कोऑपरेटिव बंदरगाह है। अब कोऑपरेटिव में आपको समझा दे रहा हूँ क्या होता है ना, जैसे बाकी जितने बंदरगाह हैं वो सब सरकारी हैं, पर जैसे आपको पता है जैसे अडानी ग्रुप भी आपको कई बंदरगाह लेने लगे हैं, तो ये प्रथम कोऑपरेटिव था। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है इनका, मतलब कि जैसे बंदरगाह तो सरकार का रहेगा, पर उसका रख रखाव, उसकी देखभाल, जो सब वगैरह है, उसका माल धुलाई मुलाई जो भी है, वो सब अब एक कंपनी देखेगी, सब एक कंपनी देगी। तो वो ये पहला बंदरगाह था जो मतलब प्राइवेटाइज हुआ था, मतलब कि 49% इसमें प्राइवेट का है, 51% इसमें सरकार का है। तो ये प्रथम कोऑपरेटिव बंदरगाह है। साथ में ये देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। साथ में क्या है, देश का प्रथम कंप्यूटर, मतलब सबसे पहले बाकी बंदरगाहों में हर चीज़ ना ऐसे पेन कॉपी से लिखी जाती थी, इसमें हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई कि कितना क्या कंप्यूटराइज सब चढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। क्यों, और ये क्या है, पहला कोऑपरेटिव, मतलब ये कितना आपको पता है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा काम होता है सरकार की कंपेयर में, सरकारी कर्मचारी, मतलब एक थिंकिंग बनी रहती है। तो सबसे ज़्यादा काम बना रहा है तो वो कौन, कामराजार, मतलब कामराजार बंदरगाह में सबसे ज़्यादा काम रहेगा, मतलब तो प्राइवेट, तो ये पहला प्राइवेट वाला हुआ, कोऑपरेटिव बंदरगाह हो गया। और प्राइवेट में काम कैसा रहता है, सब कंप्यूटर वाला काम रहता है, तो सब प्रथम कंप्यूटराइज मतलब ट्रिक से ही आपको याद हो जाएगा कि इग्नोर क्यों किया, क्योंकि वो काम कर रहा था, तो कामराजार बंदरगाह, और काम कर रहा था मतलब वो कोऑपरेटिव बंदरगाह कहला, क्योंकि काम कर रहा था तो कोऑपरेटिव बंदरगाह, और वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज होगा तो कंप्यूटराइज बंदरगाह, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं आगे, अब चलते हैं तूतीकोरन बंदरगाह। अब ये भी तो तमिलनाडु, क्यों, आपकी तूतू में आपको थोड़ी ना पता था वो काम कर रहा इसलिए इग्नोर कर रहा, तो आप तो उससे तूतू में करोगे। तो तूतीकोरन भी कहाँ पर, तमिलनाडु, जब आप उससे मिलने गए थे, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। तथा यह बंदरगाह चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाए, आप अपने से याद कर लेना इसको, चिदम्बरम बंदरगाह भी आप इसको बोलने लगे हैं तूतीकोरन को, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब विशाखापट्टनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, मतलब वैसे तो आंध्र प्रदेश में मतलब हैदराबाद वगैरह, मतलब राजधानी से इसको याद नहीं करेंगे, पर आपको वैसे पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम जो है वो वैसे मतलब ज़्यादातर लोगों को याद रहता है आंध्र प्रदेश में, उससे बना सकते हो। पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे मैंने बताया सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। कैसे होता है कि विशाल जगह से पटक देते हैं, उसके विशाल जगह से पटक देते हैं, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। और इसकी मैं ट्रिक बताऊँ। अब आप बताओ, आप कोई मुझे ऐसे पटक दे तो मैं तो देख लूंगा ना उसको कि वो मुझे पटक रहा है। आप किसको पटकोगी, अंधे व्यक्ति को पटक दिया उसने, क्योंकि वो देख नहीं सकता बेचारा, तो उसको विशाल जगह से पटक दिया, उसको विशाल जगह से पटक, क्योंकि बेचारा वो देख नहीं पाता, तो उसको विशाल जगह से पटक दिया, ठीक है। विशाल जगह से पटक दिया, किसको पटक दिया, अंधे व्यक्ति को, कि वो देख नहीं सकता था, तो विशाल जगह से पटक दिया। और जहां पर वो गिरा तो वहां बहुत ज्यादा गहरी खाई हो गई, तो वो क्या, गहरा बंदरगाह बन गया, और अंधे व्यक्ति को पटका, विशाखापट्टनम, विशाल जगह से पटक दिया, किसको, एक अंधे व्यक्ति को। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जैसे हमेशा आएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में, विशाल जगह से पटक दिया, किसको, आंध्र प्रदेश, ऐसी डायरेक्ट याद कर लेना। और इसकी दूसरा हमें पता ही है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखो जो कृत्रिम वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है, बाकी जितने बता रहा हूँ सब प्राकृतिक है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है तथा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। और यह बंदरगाह जापान को निर्यात किए जाने में लोहे ऐश के लिए प्रसिद्ध है। देखो जहां से भी लोहा का आदान प्रदान हो रहा है ना, निर्यात हो रहा है ना, तो आप इतना याद रखना कि वो गहरा ही बंदरगाह होगा, तभी हो रहा, क्योंकि जहां पर कम गहरा होगा ना, वहां से लोहे का निर्यात नहीं हो, क्योंकि लोहा एक्चुअली भारी होता है, और जैसी जो जहाज आएगा वो भी भारी और उसमें लोहा भी लदा हुआ है, तो जहाज क्या धंस जाते हैं। तो एक्चुअली ये क्या, गहरा बंदरगाह है, तो यहाँ इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि भैया यहाँ से लोहे का जितना निर्यात है और वो हो। और आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात कहाँ, जापान के लिए होता है। ये कच्चा लोहा हम वहाँ पे बेचते हैं, वो फिर ये फ्रिज वगैरह, ये अलमारी सब डिजाइन करके यहाँ बेचते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है, कि अपन यहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा जापान को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब हम चलते किसमें, पारादीप बंदरगाह पे। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा रहता था। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, यह भी एक पास है प्राकृतिक, पास है पारादीप। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये आप याद कर लेना कि पारादीप का एक प्राकृतिक बंदरगाह। मतलब देखो अभी तक हमने कृत्रिम 3 ही पढ़े हैं, इंदौर पढ़ा है, चेन्नई पढ़ा है, और अपना
वो पढ़ा है, नहीं इंदौर नहीं पढ़ा है, अभी हमने चेन्नई पढ़ा है, ठीक है, चेन्नई बस पढ़ा है कि वो कृत्रिम बंदरगाह है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं बताऊंगा, ठीक है। और पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा राज्य में स्थित तथा ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उड़ीसा राज्य की हम ट्रिक किससे बनाते हैं? उड़ने से। आप खुद बताओ, आप एक जमीन में एक अलग टेम्परेचर होगा और उड़ते हैं तो अलग टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पे आपको ठंडी लगेगी, हवा ठंडी लगेगी। तो जैसे उड़ते हैं तो पारा क्या होता है? चेंज होता है। तो पारादीप बंदरगाह, पारा चेंज होता है। पारा कब चेंज होगा? जब हम उड़ते हैं। तो उड़ीसा राज्य, ऐसे आपकी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हल्दिया व कोलकाता बंदरगाह पे। देखो इसको कभी आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया है कि डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं, डायमंड हार्बर किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर बोला जाता है? तो कोलकाता को, कोलकाता बंदरगाह को बोला जाता है। एवं कोलकाता पोर्ट के नाम से ये हल्दिया क्या इसके बगल में, तो एक ही बंदरगाह मान लिया जाता है इसको। कोलकाता पोर्ट के नाम से मशहूर हल्दिया बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह। या हल्दिया आ जाए या कोलकाता आ जाए, दोनों किस पे? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद करा दिया मैंने कि एकमात्र नदी बंदरगाह। कोलकाता आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में है। जो कोलकाता के समीप स्थित है कौन? ये वाला हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तो पूर्व साइड, सबसे पूर्व में कौन सा बंदरगाह है हमारा? कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। तो कोलकाता बंदरगाह को क्या बोला जाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। और आपको एक और चीज बताते हो, नेपाल, भूटान, ये सब भी अपना माल यहीं से बुलवाते हैं, कोलकाता बंदरगाह से, ठीक है। इसलिए ये भी बहुत बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। आप कभी फोटो देखोगे ना, ये भी बहुत बड़ा बंदरगाह है और ये बहुत पुराना बंदरगाह है, ठीक है, भारत का, अंग्रेजों के समय का है। तो पूर्वी भारत का ये प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और इस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम देखो, उसको कांडला, जब कांड हुआ तो हमें दया आई थी, दीनदयाल बंदरगाह। अब इसको कैसे याद करें? कोलकाता बंदरगाह। अब यह बताओ, कोलकाता में काला, ये कोलकाता में काला वर्ड छुपा है। कोलकाता मतलब काला, कोलकाता मतलब कोलकाता में क्या वर्ड छुपा है? काला। अब चाहे काला बोल लो, चाहे श्याम बोल लो, चाहे काला बोलो। नाम श्याम मतलब भी सांवला हो, काला होता है। और कोलकाता, काला में भी काला। तो कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम क्या हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर। इससे अच्छी ट्रिक क्या बनेगी? कोलकाता में भी काला है और श्यामा प्रसाद में भी श्याम मतलब काला। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेज पर। अब देखो मैंने पूरा बताया आपको, एक एक पोर्ट करके, और उसका डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। ये कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह पता क्या कर दें, मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखी, डायरेक्ट ऐसा उसका राज्य बता देंगे, बस खत्म हो गया। ऐसा नहीं भैया, आजकल का स्टैंडर्ड बढ़ गया, थोड़ा डिटेल में भी पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ में डिटेल में बताई है। अब पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अब आपको बताइए, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। तो ये कहाँ पर होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लो। भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह बंदरगाह देश के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एकमात्र बंदरगाह है। अब आप खुद बताओ, कोई इतने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से अभी तक मैंने कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में बंदरगाह नहीं बताया। केवल एक ही जगह है, वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। और ये भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह भी, अभी तक लास्ट में जो 13वां जोड़ा है वो यही है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे नवीनतम भी है और ये एकमात्र जो है केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बंदरगाह भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जितने 13 बड़े बंदरगाह थे ये पूरे हुए। अब अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। पहले तो हमने इसका पहले मैप देखा, ये यहाँ पे मैप देखा, ये पूरा मैप से मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने पहले इसके बेसिक बताया, बेसिक के बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा है, इंपॉर्टेंट बाद ये इसके पश्चिमी तट पूर्वी तट पढ़ा, 13 बंदरगाहों के नाम बता दिए, एक एक बंदरगाह का डिटेल में बता दिया, ठीक है, एक एक बंदरगाह का मैंने डिटेल में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, वो है कुछ महत्वपूर्ण छोटे बंदरगाह। ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद करने कैसे? गुजरात में मांडवी, ओखा, द्वारका, भावनगर। द्वारका और भावनगर तो आप आराम से याद कर लोगे, क्योंकि आपको ये द्वारका पता ही है गुजरात में, और भावनगर भी आपको सबको पता है गुजरात में, ठीक है। अब मांडवी और ओखा ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, मांडवी और ओखा। और आपको ऐसे बता, जब गुजरात में अपना जब गोधरा कांड हुआ, तो पूरी मंडली की मंडली नहीं गई थी यहाँ से हिंदुओं की, वहाँ से मुसलमानों की, ऐसे आप याद कर सकते हो, बाकी आप अपने से भी याद कर लेना, मांडवी वगैरह, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र पर क्या है? रत्नागिरी के पता है आपको, आम बहुत फेमस है, और वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में, तो आप उससे याद कर लेना। कर्नाटक में कारवाड़ी, आप अपने से याद कर लेना, ये जितने हैं ये छोटे में कभी ना कभी पूछे गए कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये लिख दिए। केरल में कनानूर, कोझिकोड, किवलून, अलेप्पी, ये आप अपने से याद कर लेना। तमिलनाडु में टोंडी, नागपट्टनम, कराईकल, ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। और आपको याद हो ना, कराईकल, कल मिलेंगे, ये सब मैं आपको पता कहाँ पे ये वन अभ्यारण्य था ना, कराईकल, कल मिलेंगे, मतलब कल मिलेंगे तो तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे ही आप, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को सीरीज से देखो। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, ठीक है। उड़ीसा में क्या? गोपालपुर। पश्चिम बंगाल में हल्दिया एक्चुअली अपन ने कोलकाता ही में जोड़ दिया, क्योंकि हल्दिया थोड़ा सा दूर है बस कोलकाता से, वो एक ही माना जाता है। तो ये आपके होगा छोटे बंदरगाह, ठीक है। अब हो गया। अब मैंने सोचा कि चलो इतना तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा ही दिया,
कुछ चीज़ें आपकी क्लियर कर दूं। जैसे कल के दिन आपको जनरल बातों में आपसे कोई चीज़ कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो पोर्ट, हार्बर्स और डॉक्स, इन तीनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वो पोर्ट क्या होते हैं? जहाँ पर जहाज आते हैं, माल को उतारा जाता है, माल को चढ़ाया जाता है, वो क्या होते हैं? हमारे पोर्ट। मतलब एक्चुअली जहाँ से सामान का आयात निर्यात होता है, जहाँ पर हमारा पोर्ट मतलब जहाँ पे हमारा जहाज आया, वहाँ से सामान निकाला, सामान चढ़ाया, ये काम होता है हमारे पोर्ट का। ठीक है। अब हार्बर्स क्या होते हैं? हार्बर्स क्या होते हैं कि जैसे ये बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो ये हो गया, ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारा मान लो पोर्ट है। तो जैसे जैसे ये है ना, जहाँ से ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये मैं पेन बदल दूँ, कहो तो आप पेन बदल दूँ, ये वाला पेन ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। तो ये वाले भाग पे क्या होगा? जब जैसे बहुत तेज आंधी तूफान चलती है तो यहाँ पर इनको पार्किंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? पार्किंग कर दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं? हार्बर्स। उसको क्या बोलते हैं हम? हार्बर्स। ठीक है। तो आपको याद हो गया हार्बर्स क्या होते हैं? मतलब जहाँ पर खराब मौसम में पार्किंग कर दी जाती है। आपने देखे होंगे ना फोटो में, बहुत से जहाज एक साथ खड़े रहते हैं, वो एक्चुअली पोर्ट नहीं होते, वो होते हैं हार्बर्स। वो क्या होते हैं? हार्बर। पोर्ट जहाँ होते हैं जहाँ पर बिल्कुल खड़े रहते हैं, ऐसे लोग उस पर कुछ चढ़ाते रहते हैं, वो होते हैं पोर्ट। हार्बर्स कहते हैं जहाँ पर खड़े रहते हैं, हार्बर्स में जहाँ पे बहुत सारे जहाज खड़े रहते हैं पार्किंग में। ठीक है। अब आते हैं डॉक्स। डॉक्स आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दो प्रकार के थे, वेट और ड्राई। कभी भी जैसे कुछ ऐसी तकनीकी खराबी आ गई किसी जहाज में, जो कि मतलब उसको पानी में भी ठीक कर सकते हैं, तो एक ना एक अलग से मतलब एक अलग से ना पार्किंग के लिए वो बनाया जाता है, वहाँ पे उसको खड़ा किया जाता है और वहाँ पे उसकी सफाई कर दी जाती है। मतलब कुछ दिक्कत है जो, तो यदि पानी के साथ में कर रहे हैं कि पानी में कुछ लीकेज या कुछ XYZ हो रहा है, तो पानी में चेक करना पड़ेगा, तो वो वेट हो गया, वेट डॉक्स हो गया। और यदि पता कि नहीं पानी पूरा निकालना पड़े, तो वहाँ क्या करते हैं? ऐसे पाइप बने रहते हैं, गोल गोल ऐसे पाइप बने रहते हैं, उनसे पानी निकाल दिया जाता है। ऐसे ये कंटेनर यहाँ पे जहाज खड़ा हो जाएगा, यहाँ से पानी निकाल दिया जाएगा और पूरा सूखा हो जाएगा वहाँ पर, और उसकी पूरी मरम्मत कर दी जाएगी। कुछ वेल्डिंग करना है, कुछ भी करना है, तो उस ड्राई वाले में कर दिया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक्स कहाँ पर? कोच्चि में। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप याद अलग से नोट कर लें। जो सबसे बड़ा ड्राई डॉक्स है वो कहाँ पर? कोचीन बंदरगाह पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है? जहाजों की मरम्मत होती है, बस। तो पोर्ट में क्या होता है? सामान उठाया और मतलब रखा जाता है। हार्बर्स में क्या होता है कि वहाँ पे एक पार्किंग करवा दी जाती है, और डॉक्स में क्या होती है? मरम्मत होती है। बस इतना आप अलग से और याद कर लेना। तो इसी के साथ हमारा पूरा जो कि है हमारा पूरा भारत के बंदरगाह टॉपिक पूरा समाप्त होता है। यहाँ से आपने यदि वीडियो कर ली तो कहीं से करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी वीडियो यहाँ से आपको मतलब पूरे टॉपिक आपको कराए जाएंगे स्टैटिक करंट के। ठीक है। उसके बाद आपको मतलब आपको वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर करो जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है। और इसी के साथ ये टॉपिक आपको मैं कराता रहूँगा। ठीक है। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन आज का शुभ रहे। धन्यवाद।